प्लास्टिक, इसको जब शुरू में प्रोड्यूस किया गया था इन 1907 तो बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ इसको शुरू किया था, और यस ये एक हमारे ह्यूमन काइंड के लिए एक बहुत बेनिफिशियरी ऑब्जेक्ट भी साबित हुआ। इसके बिना आज भी अपनी लाइफ को इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो सिर्फ आपका एक पैकेजिंग मटेरियल ही नहीं, हम अपने आसपास अगर 10 ऑब्जेक्ट भी देख रहे हैं तो उन 10 में से अप्रॉक्सीमेटली आपके 8 ऑब्जेक्ट्स जो हैं ऐसे हैं जिनमें प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। सो प्रॉब्लम क्या है इस प्लास्टिक के साथ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस प्लास्टिक के साथ ये है कि ये डिग्रेडेबल नहीं है, इसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। ये प्लास्टिक जो है एक पॉलीथीन को डिग्रेड होने में, ख़त्म होने में 500 से 600 साल लगते हैं। कि अगर आज आपने कोई पॉलीथीन वेस्ट प्रोड्यूस किया, कोई प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस किया, तो आपकी फ्यूचर जनरेशन की भी फ्यूचर जनरेशन उस प्लास्टिक को देख सकती है। सो ये है सबसे बड़ी दिक्कत। जब 1907 में इसे प्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम हम अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन टन के करीब हम प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे थे, और अगर आज का मैं सिनेरियो देखूं तो हम 450 मिलियन टन के करीब प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जिसमें से डिग्रेडेशन तो कुछ होता ही नहीं है, रिसाइकलिंग भी बहुत कम है। लाइक वी आर ओनली रिसाइकलिंग 9% ऑफ द प्लास्टिक विच वी आर प्रोड्यूसिंग। सिर्फ हम 9% ही हमारा प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर पा रहे हैं। और ये जो प्लास्टिक है सिर्फ ये इसका डिग्रेडेशन ही इशू नहीं है, सबसे बड़ा इशू ये है कि ये धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक्स को लीच करती है, और वो माइक्रो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, कैंसेरियस है। पहले हमने सुना था कि ये प्लास्टिक्स जो है हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को, ओशियंस को पॉल्यूट कर रही है, हमारे लैंडफिल्स को पॉल्यूट कर रहे हैं, हमारे लेक्स को पॉल्यूट कर रहे हैं, एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स। बट दीज plastics or these polythene waste are now degrading our agriculture field। ये हमारी एग्रीकल्चर सॉइल को ख़राब कर रही है। बट कैसे? पहले हम देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, हर साल हम अप्रॉक्सीमेटली 19 to 23 मिलियन टन जो प्लास्टिक वेस्ट है हर साल आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में रिलीज़ कर दिया जाता है, वो जिसकी वजह से हमारी आपकी लेक्स पॉल्यूट हो रही हैं, रिवर पॉल्यूट हो रही है, हमारी सीज पॉल्यूट हो रही है, और धीरे धीरे ये प्लास्टिक आपका एक्यूमुलेट होता जा रहा है। और अगर मैं कहूँ कि आपके एक्वेटिक वेस्ट को छोड़ करके तो जो 90 से 23 मिलियन टन में से 13 मिलियन टन जो है प्लास्टिक आपका सॉइल में एक्यूमुलेट हो रहा है। जो हम ये लैंडफिल्स जो हम बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन यहीं पर प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक यहीं एक्यूमुलेट हो रहा है। सो दिस इज़ द इशू विद द प्लास्टिक कि हम कुछ रिसाइकल ही नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ 9% जो है वो रिसाइकल कर पा रहे हैं। बट एग्रीकल्चर में प्लास्टिक का वेस्ट कहाँ से आ गया? यहाँ पर तो हम सिर्फ अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं कि मैंने सीड्स को ग्रो किया और फिर उससे मुझे प्लांट्स मिला, आई हैव सोल्ड दैट इन द मार्केट। बट अगर मैं कहूँ कि जो प्लास्टिक का यूज़ है आपकी एग्रीकल्चर फील्ड में वो 1950 में शुरू हुआ था, और जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी प्लास्टिक का यूज़ करना एग्रीकल्चर फील्ड में वो हुआ था मल्चिंग के थ्रू। अब मल्चिंग क्या प्रैक्टिस होती है? मल्चिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम सॉइल के अंदर अपनी सीड्स जब लगा देते हैं या कोई प्लांट लगा देते हैं, जो अब एक्स्ट्रा स्पेस मेरे पास बचा है उसे मुझे पॉलीथीन से कवर करना है। लुक है, दिस इज़ द मल्चिंग कि जहाँ प्लांट्स है उस स्पेस को छोड़ करके मैंने पूरी फील्ड को आपका पॉलीथीन से कवर कर दिया है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है कि ये मॉइस्चर लॉस को प्रिवेंट करता है, पानी को इवेपोरेट नहीं होने देता सॉइल से, जिसकी वजह से वाटर की नीड काफ़ी कम हो जाती है फील्ड में। ये सॉइल के टेम्परेचर को मॉडरेट करता है, जिसकी वजह से जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग है उनकी ग्रोथ हैम्पर नहीं होती, उनकी डेथ नहीं होती टेम्परेचर हाई होने की वजह से। और ये वीड्स की ग्रोथ को भी रोकता है। जैसे मैंने सिर्फ इतना ही स्पेस छोड़ा है जहाँ से मेरा प्लांट ग्रो कर सके, रेस्ट ऑल द स्पेस इज कवर्ड, बाकी सारा स्पेस कवर्ड है यहाँ पे, जहाँ से वीड की ग्रोथ भी मेरी सप्रेस हो रही है। तो मुझे एक्स्ट्रा आपका पेस्टिसाइड, वीडिसाइड ये सब चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब ये देखा गया, एनालाइज किया गया, तो ये पाया कि कॉटन, मेज, वीट के अंदर जब मैंने मल्चिंग को यूज़ किया तो इनका प्रोडक्शन जो है 3% मेरा 30% से ज़्यादा हो गया नॉर्मल, और मेरी जो कॉस्ट था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, काफ़ी कम कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट लगा, क्योंकि मुझे वीड्स वगैरह के लिए वीडिसाइड, हर्बिसाइड
ये सब चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इरिगेशन मेरा कम हो गया, मुझे कम इरिगेशन देना पड़ा। येस, इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसके, एंड येस वी शुड यूज़ मल्चिंग इन आवर फील्ड। बट इशू क्या है? इसका डिग्रेडेशन, इसका मैनेजमेंट, कि इसका मैनेजमेंट नहीं हो रहा। जैसे जैसे धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक ये वन सीजन में सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, 6 महीने आप इसको क्रॉप में ग्रो किया, सनलाइट की वजह से या फिर अदर डिग्रेडिंग फैक्टर्स की वजह से ये टूट फूट जाएगी। अब फार्मर उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, या तो वो यहीं सॉइल में रह जाती है, या फिर अगर फार्मर इसको इकट्ठा करके भी कहीं दूसरी जगह रखता है, स्टिल दैट पॉल्यूशन इज देयर, दैट प्लास्टिक इज देयर इन हिज फील्ड। तो ये एक इशू है। और अब इससे इशू क्या होता है? ठीक है, एक जगह पड़ी है, पड़ी रहने दो, नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट रिलीजेस सम माइक्रो प्लास्टिक फ्रॉम इट। यहाँ से माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज होते हैं जो हमारे अदर लाइक हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है इनको एनहेंस करते हैं। हम आगे देखेंगे कि इस प्लास्टिक पॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये जो प्लास्टिक है इस तरीके से इसका यूज शुरू हुआ था और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स थे। और आज जो ये प्लास्टिक है आपकी, ये सिर्फ जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, सो बिफोर मूविंग ऑन विद आवर टॉपिक, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं या एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ देर मत कीजिए, क्योंकि हमारे एडमिशन्स जो है वो 14 अगस्त को बंद होने वाले हैं और हमारी क्लासेस जो है वो 31 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं। सो अगर आप एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर ऑप्शन लेना चाहते हैं और इसके लिए कोई कोर्स इधर उधर ढूंढ रहे हैं तो यू शुड परचेज आर कोर्स। अब आप कहेंगे क्यों लेना चाहिए मैम आपका कोर्स, तो मैं आपको बताऊंगी। हमारे कोर्स में आपको 400 के प्लस लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, आपको हर एक टॉपिक के सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, अराउंड 15 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, आपको हर एक चैप्टर के PDF नोट्स मिलेंगे बिल्कुल कलर्ड फॉर्म में, आपको साथ के साथ डाउट सेशंस भी मिलेंगे और पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस भी होंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो बच्चों को इशू होता है कि मेरा तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है एग्रीकल्चर का, तो हम आपका डे 1 से हम आपकी वो नींव प्रिपेयर करेंगे, हम वो नींव, वो फाउंडेशन बनाने में हेल्प करेंगे आपकी, जो आपको एग्रीकल्चर मेंस, जो आपके UPSC मेंस में आपकी हेल्प करेगी। और ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल सिर्फ CSC वाले बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप फॉरेस्ट का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर को एक सेकेंड ऑप्शनल ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत रिवार्डिंग ऑप्शनल है। इसको लेकर के, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत स्टैटिक है, तो अगर आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया तो आप इसको बार बार प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर से इसको फोर्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसको रिवाइज करना है। तो इतना कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे डे 1 से आंसर राइटिंग पर फोकस किया जाएगा, वो भी सिर्फ इस प्राइस पर 14,999 के प्राइस पर। अभी हमारे कोर्स पर सेल चल रही है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स 14,999 में मिल जाएगा। अदरवाइज इस कोर्स के जो प्राइस है वो 35,000 है। तो इफ़ यू वांट टू सेव योर मनी एट दिस टाइम, सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड। ये कोड यूज करना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको ये ऑफ नहीं मिलेगा। यूज दिस कोड MYLIVE, MIMYLIVE, ये कोड यूज कीजिएगा, आपको कोर्स मिल जाएगा सिर्फ 14,999 में। तो वेस्ट मत कीजिए टाइम कोर्सेज को इधर उधर ढूंढने में, या फिर आज परचेज करना है, कल परचेज करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि एडमिशन्स और सेल जल्दी ही खत्म होने वाले हैं, तो आपको ये ऑफर फिर बार बार नहीं मिलेगा। और आप मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए टेलीग्राम पर चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं @agri_2026 UPSC। आप ये चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ योर एग्रीकल्चर ऑप्शनल इज़ एग्रीकल्चर। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। अगर मैं FAO की रिपोर्ट की बात कहूँ तो ये जो हमारी सॉइल है, 1 किलो सॉइल जो है, 1 kg जो आपकी थिन प्लास्टिक मल्चिंग शीट्स है, वो कम से कम 700 स्क्वायर फीट एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको इम्पैक्ट करती है। और धीरे धीरे ये जो सॉइल है, ये जो प्लास्टिक है, ये हमारे सॉइल के अंदर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती रहती है और ये हमारे कंप्लीट सॉइल एनवायरनमेंट को कंप्लीटली डैमेज कर देती है। सो हमने इसको
मल्चिंग को इंट्रोड्यूस तो किया था एज अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन, बट येट इट इज़ डिस्टर्बिंग आवर सॉइल एनवायरनमेंट। और सॉइल जो है हमारा मीडियम है क्रॉप को ग्रो करने के लिए, अगर मेरा वो मीडियम ही हैम्पर हो गया, मीडियम ही ख़राब हो गया, तो मेरा क्रॉप का प्रोडक्शन ऑब्वियस है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा, मुझे प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो माइक्रो प्लास्टिक वेस्ट इसमें से लीच आउट होता है वो मेरी फूड चेन में एंटर करके ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स तक भी पहुंच सकता है, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ इश्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं, कैंसर के इश्यूज़ आपके इंक्रीज़ होते हैं। सो अब ये जो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आपकी सॉइल है, ये जो आपकी प्लास्टिक्स हैं, ये सिर्फ मल्चिंग के अंदर ही यूज़ नहीं होती है, ये आपका सीड ट्रेज, जैसे आपने देखा होगा हम सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए छोटी छोटी ट्रेज आती हैं, हम उसमें सीड्स को जर्मिनेट करते हैं, देन वी ट्रांसफ़र इट इन द फील्ड। तो वो जो ट्रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ योर प्लास्टिक। हम पानी देने के लिए जो पाइप्स यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, दे आर मेड अप ऑफ योर प्लास्टिक्स। एंड द पेस्टिसाइड बॉटल, वीडीसाइड बॉटल और हमारी जो मशीनरीज हैं, एंड देर आर लॉट ऑफ प्लास्टिक यूज इन द एग्रीकल्चर। और इनका जो मैनेजमेंट है वो है नहीं, ना तो हम इन्हें रिसाइकल कर पा रहे हैं, ना ही हमारे इसके लिए कोई पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से ये जो पॉल्यूशन है ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जा रहा है। और ये एक्यूमुलेशन की वजह से मेरी सॉइल की मेरी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। अब सॉइल की फर्टिलिटी आएगी आपकी मिनरल से, यहाँ पे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, जिस फर्टिलिटी को मैंने ऑलरेडी डैमेज कर दिया था बाय यूजिंग योर केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके, वो फर्टिलिटी मेरी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी। अब मैंने वहाँ पर प्लास्टिक पॉल्यूशंस भी ऐड कर दिया, प्लास्टिक्स भी वहाँ पर आ गई हैं, जिसकी वजह से वो माइक्रो लीचिंग करती है, माइक्रो प्लास्टिक की लीचिंग करती है, जिसकी वजह से आपका एब्जॉर्प्शन रेट जो है मिनरल्स का वो घट जाता है। सो दिस इज द वन इशू। अब और किस तरीके से ये सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस करती, अब धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्लास्टिक है फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, रहती है वही है, लाइक 1 kg अगर मैंने पॉल्यूशन किया था प्लास्टिक का तो वो 1 kg ही रहेगा, बट वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो गई तो ये क्या करती है, सॉइल के अंदर जो पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। अब उन सॉइल के जो पोर्स हैं वहाँ पर एरेशन मेंटेन होना ज़रूरी है, मतलब हवा आपकी ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, क्योंकि अगर हवा होगी तो इट विल फेवर माइक्रोबियल ग्रोथ, वो माइक्रोबियल ग्रोथ को फेवर करेगी, जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एनहेंस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, आपके अर्थवॉर्म्स वगैरह हो गए। तो अब वहाँ पर आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन है, तो जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो आपका पोर्स बंद होने की वजह से, एरेशन कम होने की वजह से उनकी ग्रोथ को रोकता है। अब माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो गई तो अगेन फर्टिलिटी कम होगी, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहे हैं, मुझे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी करके दे रहे हैं, लाइक वैम फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। एंड नेक्स्ट मोस्ट मेजर इम्पैक्ट जो है इसका, ये रूट बायोमास को इम्पैक्ट करता है। अब प्लांट की जो रूट्स हैं वो सॉइल में ग्रो करेंगी, आपकी सॉइल पेनिट्रेशन होगा, जो आपकी सॉइल को पेनिट्रेशन करेंगी, ये रूट्स पेनिट्रेट करके ग्रो करेंगी, बट वहाँ पर आपका ऑलरेडी प्लास्टिक प्रेजेंट है, तो जिसको पेनिट्रेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो मेरी हेल्दी रूट होनी चाहिए थी, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट करना चाहिए था, वो एक जगह कंसंट्रेटेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मेरा प्लांट की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ये प्लास्टिक जो है ये हमारे अर्थवॉर्म हो गए, आपके जो गुड ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल के अंदर, उनको इम्पैक्ट करती है। जैसे अर्थवॉर्म को हम कहते हैं कि इट्स अ फार्मर फ्रेंड, जिस फील्ड में अर्थवॉर्म है दैट इज़ वेरी हेल्दी। तो अगर प्लास्टिक है तो ये जो प्लास्टिक है, अर्थवॉर्म आपको सभी को पता है कि डिग्रेडिंग मटेरियल जो है, डेड और डिगेइंग मटेरियल है, उस पे फीड करता है। प्लास्टिक प्रेजेंट होने की वजह से ये अर्थवॉर्म की फीडिंग हैबिट जो है उनको इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है आपका अर्थवॉर्म का, उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और वो एक मेरा मिरेकल है मेरी फील्ड के लिए, बहुत न्यूट्रिशनस मटेरियल है वो मेरी फील्ड के लिए, जिसमें से बहुत ज़्यादा उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो वो जो एक्सक्रीटरी
मटेरियल है और ये फीडिंग हैबिट है, ये कंप्लीटली आपका डिसरप्ट हो जाती है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्लास्टिक है माइक्रो प्लास्टिक्स लीच करती है। अब ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स जब लीच हो रही हैं मेरी फील्ड के अंदर, तो ये क्या करती हैं, फूड चेन में एंटर कर सकती है। आपके प्लांट जो है इन माइक्रो प्लास्टिक्स को, ये बिल्कुल लाइक दे आर माइक्रो इन साइज, तो प्लांट रूट इनको न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ एब्जॉर्ब कर सकती है और जैसे ही ये प्लांट के अंदर एंटर कर गए, दे विल एंटर इनटू द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। तो जहाँ पर प्लांट का कोई भी प्रोड्यूस होगा, जो भी हम प्रोडक्शन वहाँ से ले रहे हैं, चाहे मेरा फ्रूट है, वेजिटेबल है, ग्रेन्स है, वो सभी के सभी वहाँ पर इन्फेक्टेड होंगे उस माइक्रोप्लास्टिक से। एंड माइक्रोप्लास्टिक के आप सभी को नुकसान पता है, ये कितने ज़्यादा कार्सिनोजेनिक और कितना ज़्यादा हेल्थ पर इम्पैक्ट करते हैं। तो जैसे ये एक बार प्लांट के अंदर एंटर कर गई, दे विल एंटर द फूड चेन। वो फूड चेन में एंटर करेंगी, ये प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर तक आपके जाएंगे और पूरी फूड चेन को ही डिसरप्ट कर सकती हैं। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन इम्पैक्ट्स ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन इन योर एग्रीकल्चर फील्ड। बट व्हाई आर फार्मर्स आर यूजिंग इट? बिकॉज ये सबसे सस्ती पड़ती है, चीप पड़ती है फार्मर्स को, और मोस्टली जो प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं वो सभी आपके प्लास्टिक की फॉर्म में ही अवेलेबल हैं। नॉट जस्ट इन योर दिस एग्रीकल्चर फील्ड, हम अपने आसपास जितने भी चीज़ें देखते हैं मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ योर प्लास्टिक। बट क्या इसका कोई सॉल्यूशन है हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी इसके इम्पैक्ट से पहले कि जब 2019 के अंदर FAO ने एक वॉलंटरी कोड फॉर कंडक्ट ऑन सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक इन एग्रीकल्चर, जब इन्होंने ये एक स्टडी की थी, तो इन्होंने पाया था कि एशिया जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंज्यूमर है एग्री प्लास्टिक्स का। जो वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्लास्टिक्स जो एग्रीकल्चर फील्ड में वो यहाँ पर यूज़ हो रही है, और अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलियन टन जो प्लास्टिक है वो हर साल मेरी सॉइल में एक्यूमुलेट होती जा रही हैं धीरे धीरे। तो अब देखो आप इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मैं आपको जैसे बता रही थी कि क्या इसके कोई सॉल्यूशंस हैं, सो यस, हमारे पास इसका सबसे बड़ा प्रोबेबल सॉल्यूशन है, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है इसका। सबसे बड़ी बात है कि फार्मर क्यों परचेज कर रहे हैं प्लास्टिक, क्योंकि उनको वो सस्ती पड़ती है। मल्चिंग का सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि सीड ट्रेज वगैरह हैं प्लास्टिक की, जो आपकी पाइप्स है वो रिसाइकल होकर दोबारा यूज़ कर लेते हैं। बट जो मल्चिंग के लिए जो प्लास्टिक यूज़ होती है ना, वो रिसाइकल नहीं होती। वो एक ही साल में, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, एक सीज़न आपने यूज़ की, वो फ्रेगमेंट्स में फट जाती है, तो फार्मर उसको रीयूज़ नहीं करते, दे विल थ्रो इट आउट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि चीप होने की वजह से फार्मर इसे परचेज कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा अल्टरनेटिव है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है मल्चिंग का, कि आप प्लांट रेसिड्यू यूज़ कीजिए। जो प्लांट रेसिड्यू है, मान लीजिए आपने पिछले साल कोई क्रॉप ग्रो की थी, उसका वेस्टेज आपकी फील्ड में पड़ा हुआ है, आप उस वेस्टेज को यूज़ कीजिए मल्चिंग की जगह, जो आप प्लास्टिक मल्चिंग यूज़ करते हैं उसकी जगह। अब इससे होगा क्या, ये जो आपका प्लांट रेसिड्यू है ये धीरे धीरे वहाँ पर डिग्रेड होगा, बायोडिग्रेडेशन होगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से ये कंपोस्ट ऐड करेगा आपकी फील्ड में, सॉइल की फर्टिलिटी एनहेंस होगी। अब कंपोस्टिंग हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रहा है वहाँ पे, तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, गुड माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से जो नेगेटिव, जो आपके बैड बैक्टीरियाज जो प्रेजेंट थे सॉइल में, उनकी ग्रोथ सप्रेस होगी और सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली एनहेंस होगी, केमिकल इनपुट्स का भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो आपके फार्मर्स, जो हम कहते हैं पैडी के रेसिड्यू को मैनेज करना आज एक सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए, पंजाब हरियाणा में स्पेसिफिकली, तो उनके लिए ये एक मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशन है, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। अगर आप मल्चिंग यूज़ करते हैं तो प्लांट जो राइस का जो रेसिड्यू है, क्रॉप का रेसिड्यू, जिसे मैनेज करने में आज प्रॉब्लम हो रही है, उस रेसिड्यू को हम एज अ मल्च यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी जो ट्रेज है, सीड की जो ट्रेज है, सीडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह हम बैम्बू की यूज़ कर सकते हैं, या वेस्टेड जो आपका प्लांट वेस्ट है उससे बनी हुई ट्रेज हम यूज़ कर सकते हैं। वो कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, उसको आपको प्लांट को वहाँ से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट ब्रेक इट डाउन और आप एज इट इज़ उस सीड को वहाँ सो कर सकते हैं। दूसरा, हमें हमारे जो ये एग्रीकल्चर सिस्टम है, इसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें उसे प्रिवेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें उसका यूज़ रिड्यूस करना पड़ेगा। सिंगल प्लास्टिक का यूज़ करने की बजाय मुझे एक ऐसी, अगर इफ़ आई वॉन्ट टू ऑन द प्लास्टिक साइड, तो मुझे एक उसका रिसाइकलिंग यूज़ करना पड़ेगा, उसके रीयूज़ करना पड़ेगा। मुझे ऐसी प्लास्टिक परचेज़ करनी पड़ेगी जो बार बार मैं मेरी
फील्ड में यूज़ कर सकूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो रिसाइकलिंग मैं उसकी कर सकूं। अवेयरनेस, मुझे फार्मर्स को अवेयर करना पड़ेगा कि ये जो प्लास्टिक्स हैं इनका कितना ज़्यादा नुकसान आपकी फील्ड में हो रहा है। और आपकी फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा केमिकल्स डालने पड़ सकते हैं, ये आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ाएगा। सो बेटर टू यूज़ प्लांट रेसिड्यू। प्लांट रेसिड्यू पिछली क्रॉप का यूज़ कीजिए, कोई इनपुट कॉस्ट भी नहीं है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको परचेज देनी पड़ रही है उसको परचेज करने के लिए। आप पिछली क्रॉप का रेसिड्यू यूज़ कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है, सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करेगा। और हम बायोडिग्रेडिंग आपका जो बायोप्लास्टिक्स जो है वहाँ की जो मल्चिंग है हम उनको यूज़ कर सकते हैं आपका। इसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर हम काम कर सकते हैं कि कैसे हम प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अब आपका है रीजनरेटिव फार्मिंग पर हम ध्यान दे सकते हैं। और रीजनरेटिव फार्मिंग होता है जिसमें हम बार बार रिसाइकलिंग करते हैं चीज़ों की, तो हम उसको ध्यान में दे सकते हैं। और हमें जहाँ पर लाइक रीजनरेटिव फार्मिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रिसाइकल्ड चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हम पहले के टाइम में फार्मिंग करते थे हम उन चीज़ों को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और जैसे हमारा नेशनल क्लाइमेट एक्शन चेंज प्लान है वैसे ही हमें विलेज के अंदर भी इस तरीके के क्लाइमेट एक्शन चेंज प्लान जो है अडॉप्ट करने चाहिए, जिसके थ्रू हम हमारे फार्मर्स को भी अवेयर कर सकते हैं और हम एक रोड मैप प्रिपेयर कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हम हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।